वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में इंटरनल एनर्जी की और हीट कैपेसिटीज की। अब हम उन प्रोसेसेस की बात करते हैं जो कि आइडियल गैस जो है जिनमें आइडियल गैस जो है जिसमें वो प्रोसेस जो है वो किए जा सकते हैं, जो आइडियल गैस के लिए पॉसिबल प्रोसेसेस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम गैस को अलाउ करते हैं एक्सपेंशन के लिए या फिर कंप्रेशन के लिए। लेकिन ऐसे ही एक्सपेंशन या कंप्रेशन जिसमें सिस्टम में हीट ना तो एंटर होती है और ना ही सिस्टम को हीट जो है वो लीव करती है। यानी अगर फर्ज कर लें कि ये हमारा जो है वो सिलेंडर है, तो दिस सिलेंडर इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और इसका जो पिस्टन है लेट्स सपोज कि वो मूवेबल है। क्योंकि हमने एक्सपेंशन और कंप्रेशन करनी है तो इसकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। और जो इसमें एक्सटर्नल हीट का है फैक्टर वो ज़ीरो है, इनके एक्सटर्नली इसमें हीट जो है वो सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकती। तो जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। और हमें पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो ये था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन प्लस हीट एंटर टू द सिस्टम और लिविंग द सिस्टम। अब जो में चूंकि जो हीट है वो ना तो सिस्टम में जा रही है ना सिस्टम से आ रही है, सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटेड, तो इसलिए जो क्यू फैक्टर हमारा ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। तो हम ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि जब भी हमने प्रोसेस जो है वो करना होता है तो इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उसके लिए हम सिस्टम को बहुत स्लोली जो है या तो कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं ताकि उसकी जो प्रेशर की वैल्यू है वो वेल डिफाइंड हो। इसको हमने कॉजिस्टैटिक प्रोसेस का जो ना कॉजिस्टैटिक प्रोसेस का नाम जो था वो दिया था। तो अब जब ये प्रोसेस हो रहा है तो उसकी अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है, जब हम उसे एक्सपैंड करवा रहे हैं या कंप्रेस करवा रहे हैं और यानी उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रही है, तो जब हमने पता था हमने ये पढ़ा था कि जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जब हम सिस्टम को कंप्रेस करवाएं या एक्सपैंड करवाएं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होती है। और इंटरनल एनर्जी उतनी ही चेंज होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे सेम होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर रेंज है चेंज होने की वो हमारी सेम है। तो इसलिए अगर हमारी टेम्परेचर रेंज जो है वो डी टी है तो उसके लिए हमारे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारी ये आ जाएगी। और ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस रिलेशन को जो है वो कर चुके हैं कि जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ये होगी। तो अब अगर सिस्टम हमारा फर्ज कर लें कि एक्सपैंड हो रहा है और जब सिस्टम एक्सपैंड होता है तो हमें पता है कि उसका जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो अब चूंकि जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अगर हम ये तो हमारे पास जो थी वो सिंपल फॉर्म थी, अगर हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो इसकी ये बन जाएगी डी डब्ल्यू। तो डिफरेंशियल फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि दोनों फैक्टर्स जो हैं आपस में बराबर हैं। तो अब जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू थी ये वाली वो हम यहाँ पर जो है पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो पी डी वी की वैल्यू है, पी डी वी, ये वाली आ जाएगी हमारे पास माइनस एन सी वी डी टी। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है ये
पी डी वी डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम के हिसाब से वर्क की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हम जो हमारी जनरल गैस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, उससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हमारे पास रिजल्ट होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये हम उसका जो है डिफरेंशियल ले रहे हैं, और यहाँ पर जो है दो वेरिएबल्स हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। लिहाजा यहाँ पर उसका जो प्रोडक्ट रूल है वो लगेगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, दरम्यान में प्लस। और यहाँ पे चूंकि एन और आर कांस्टेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल आएगा वो सिर्फ जो है वो डी टी के साथ आएगा। तो अब जो है वो हम इसमें जो वैल्यू है हमारी पी डी वी की, वो वैल्यू जो हमने ये निकाली थी वो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो पुट करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये बन जाएगा पी डी वी, सॉरी, रिजल्ट ये बनेगा माइनस एन सी वी डी टी प्लस वी डी पी, यानी इसकी जगह हम जो है ये वाली वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर जो पुट कर रहे हैं, इक्वल्स टू एन आर डी टी। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो आगे वाली जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। वो हमारी इक्वेशन जो है वो ये होगी। ये हमारी जो वैल्यू है वी डी पी की है, और प्रीवियसली हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमारे पास जो वैल्यू है वो पी डी वी की है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो एन सी पी डी टी है, और जो पहले था वो हमारे पास था पी डी वी, और उसका जो रिजल्ट था वो माइनस एन सी वी डी टी था। ये हमारे पास जो था वो रिजल्ट आया था। तो अब हम ये भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो प्रूव कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास दो फैक्टर्स आए हैं, एक वी डी पी जो कि ये रिजल्ट है, और दूसरा पी डी वी जो कि इसके इक्वल था। अब अगर हम दोनों की रेशो निकालते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो सी पी ओवर सी वी आ जाता है। और हम ये जब बात कर रहे थे एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस, तो उसमें ये बात की थी कि ये जो मोलर हीट कैपेसिटीज हैं, इनकी जो रेशो होती है उसको हम एटॉमिसिटी ऑफ द गैस कहते हैं। लिहाजा इसको जो है वो हम माइनस गामा लिख देंगे, दैट इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, यानी हमारे पास जब रिजल्ट आता है वी डी पी ओवर पी डी वी इक्वल्स टू माइनस गामा, तो इसमें हम पी वाले फैक्टर ज़्यादा कर लेते हैं और बीज वाले जो फैक्टर हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन जो है वो बन जाती है। तो जब हम इस इक्वेशन को अपने दो वॉल्यूम लिमिट्स के दरमियान जो है वो एक्सपेंड करते हैं, जब हमारा वॉल्यूम वी आई था और प्रेशर पी आई था, और जब वॉल्यूम वी एफ है, प्रेशर पी आई है, पी एफ है, तो इन दो इंटीग्रेशन लिमिट्स के दरमियान जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है। और ये बहुत सिंपल है इसको निकालना। इसमें सिंपल जो है वो इंटीग्रेशन का रूल जो है वो लगा है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारे पास हो वन ओवर एक्स और ये हो डी एक्स, तो चूंकि नीचे डेरिवेटिव है, ऊपर उस नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो उसको में लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब चूंकि ये लिमिट वाला इंटीग्रल है, इसलिए इसमें तो इंटीग्रेशन जो है वो लिमिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ पी और पी आई पी एफ इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ वी वी आई और वी एफ। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। जब हम इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। और ये मैथमेटिकल वर्क आपने जो है वो खुद ट्राई करना है। तो अब चूंकि दोनों तरफ जो है वो लॉग मौजूद है, तो हमें पता है कि जब हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पावर को अगर एक्सपोनेंट में है तो शुरू में ले आती है, और उसको फिर जो है वो हम
एक्सपोनेंट में भी वापस ले जा सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं पी एफ ओवर पी आई इक्वल्स टू वी एफ ओवर वी आई टू रेज पावर माइनस गामा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और लॉग ऑफ आ जाएगा दिस। जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हमारे जो रिजल्ट है ये इधर से भी लॉग और इधर से भी लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो फिर ये होगा पी एफ ओवर पी आई इक्वल्स टू वी एफ ओवर वी आई टू रेज पावर माइनस गामा। और जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आई ओवर वी एफ। और जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो जो माइनस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव गामा जो है वो जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं पी एफ ओवर पी आई इक्वल्स टू वी आई गामा ओवर वी एफ गामा। तो जब हम इनको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जो है यानी आइज वाली टर्म और फाइनल स्टेट वाली टर्म्स जो हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। तो चूंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाएं तो हम उसको जो है वो कांस्टेंट कह देते हैं। लिहाजा चूंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था पी आई वी आई गामा इक्वल्स टू पी एफ वी एफ गामा। तो इसका मतलब ये है कि पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो सिंपल जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब एडाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एक फैक्टर जो है वो गामा उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है एडाबैटिक प्रोसेस के लिए जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट थी, इस तरह ये वाली जो इक्वेशन है ये एडाबैटिक प्रोसेस के लिए है। तो इस इक्वेशन को हम इक्विवेलेंटली जो टेम्परेचर जो है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो जब हम ये वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एन आर टी इंटू वी गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हम सिंपल कांस्टेंट नहीं कहते, इसको हम के कह देते हैं। क्योंकि दो कांस्टेंट्स आएंगे वह हमारे पास, एक तो ये वाला कांस्टेंट है, दूसरा फिर बाद में आएगा। तो इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं दैट इज के। तो अब चूंकि जब हम गैस पे प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एन नंबर ऑफ मोल्स गैस की क्वांटिटी तब्दील नहीं होती और जो आर है ये गैस कांस्टेंट भी हो जाएगा। फिर कांस्टेंट्स को हम एक साइड पे ले जाते हैं तो टी वी गामा माइनस वन इक्वल्स टू के ओवर एन आर। तो अब इसका जो कांस्टेंट आएगा ये वाला जो कांस्टेंट है ये अब इस जैसा नहीं है, ये एक नया कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो वो डिफरेंट होगी तो इसको जो है अब हम के प्राइम कह देंगे। यानी ये वाली जो वैल्यू है दैट इज नोन एज के प्राइम। तो ये कौन नया कांस्टेंट है, यानी जो प्रेशर की टर्म्स में कांस्टेंट आता है वो और होता है, और जब हम टेम्परेचर के फॉर्म में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन को लिखते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो तब्दील हो जाती है। तो अब हम चूंकि ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, नया कांस्टेंट के प्राइम जो कि पहले से डिफरेंट है, तो इसलिए हम इससे भी जो है वो इनिशियल स्टेट के वेरिएबल्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल स्टेट वेरिएबल्स, इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट बन जाता है। अब यहाँ से बड़ी हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अब आपको पता है कि जो गामा की वैल्यू होती है ये वन पॉइंट समथिंग होती है। जो भी गैस हो चाहे मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या पॉलीटॉमिक है, तो इसको हमने माइनस वन करना है जो भी यहाँ पे फैक्टर होगा। तो आंसर जो हमारा आएगा वो लेस देन वन आएगा। यानी गामा माइनस वन का जो आंसर है वो लेस देन जो है वो वन होगा। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें
गैस की कंप्रेशन की, गैस की एक्सपेंशन की, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमने देखना है। तो आप फर्ज कर लें कि हमारी जो गैस थी उसमें जो प्रोसेस हम कर रहे हैं दैट इज कंप्रेसिव प्रोसेस, यानी उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल से कम होगा। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस टर्म में अप्लाई करते हैं और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि जो गामा -1 की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, फिर हमें रिजल्ट ये मिलता है कि ये टेम्परेचर जो फाइनल स्टेट का होता है वो इनिशियल स्टेट से ज़्यादा होता है। यानी इस बात का मैथमेटिकली प्रूव है कि अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन उसकी जो टेम्परेचर होगा वो राइज करेगा। और इसी तरह इसके बरअक्स अगर हम गैस को एक्सपैंड करवाएंगे, यानी उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम कम है और फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो फिर इसके बरअक्स हमें रिजल्ट मिलेगा कि टी एफ जो है इट विल बी लेस दैन टी आई। तो इसमें ये वाली चीज़ जो है वो रोल प्ले करती है, अभी जो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर राइज करता है, और ड्यूरिंग ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है। तो इस बात का मैथमेटिकली ये प्रूव है। लेकिन इसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। आपने इसको जब फर्स्ट ईयर में बात की होगी आपने इसकी, चलो उससे पहले जो है हम बाइसिकल पंप जो है उसकी बात करते हैं। आपको पता है वहाँ पर जो गैस होती है वो बहुत तेज़ी से कंप्रेस की जाती है, बहुत तेज़ी से उसको जो है वो एक्सपैंड करवाया जाता है। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं पंप को, तो हीट पैदा होती है, और हीट जो पैदा होती है वो कंप्रेशन की वजह से पैदा होती है। जब वो एक्सपैंड करता है तो टेम्परेचर जो है उसका फॉल करता है। तो इसको आपने फिर एक और जगह पे अप्लाई किया था जब आपने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली थी एयर में। तो उसमें आपने ये देखा था कि जो हमारा कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होता है। तो लैपलेस करेक्शन के नाम से आपने उसको पढ़ा होगा। तो एट ऑडियो फ्रिक्वेंसीज जिनके हम जो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है आवाज़ की, हमारी जो एयर होती है प्योर कंडक्टर होती है, इनकी हीट जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। लिहाजा इस इन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जब साउंड ट्रेवल कर रही होती है, गैस हमारी एक्सपैंड कर रही होती है, कंप्रेस कर रही होती है ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो फिर जो रेयर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, और जो हमारा कंप्रेशन होता है वो हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। लिहाजा ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है वो जब साउंड ट्रेवल करती है तो ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर राइज करता है, और जब गैस एक्सपैंड होती है तो जो रिफ्रैक्शन के दौरान जो है वो टेम्परेचर फॉल करता है। और इसी वजह से आपने जब साउंड की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाली तो उसमें लाप्लास करेक्शन की थी, और आपने इसी वजह से वहाँ पर जो था ये रिलेशन जो था वो इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती हैं ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो होते हैं। तो ये इस बात का एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी जो एक्सपेरिमेंटली आपने निकाली वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल थी। तो इस बात पे ये प्रैक्टिकली प्रूव है इस चीज़ का कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, अगर कंप्रेशन हो तो टेम्परेचर उसका राइज करता है, और अगर एक्सपेंशन हो तो टेम्परेचर उसका फॉल करता है। अस्सलाम वालेकुम।